सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और सखा भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या विचार कर रही थी? बड़ी सोच में बैठी थी। बस आज तो विचार करने का ही दिन है। बचपन के यादों में चले गए थे कि जब कार्टून्स देखा करते थे। हाँ, सचमुच वो जो कार्टून की दुनिया बड़ी लुभावनी होती है, बड़ी मोहक होती है। और छोटे बच्चे जब कार्टून के सामने बैठ जाते हैं, स्क्रीन के सामने, तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। दरअसल ये बात हमें याद दिला रही है कि आज विश्व एनिमेशन दिवस है और इस पर हम तफसील से चर्चा भी करेंगे और साथ में अपने सखियों और सखाओं को बता दें कि दिवाली की तैयारियों के बारे में भी बात करेंगे और क्या विषय है और जिस पर हमें चर्चा करनी है। बिल्कुल, दिवाली की सफाई और सुनहरी स्मृतियां, इनसे जुड़ी बातें करेंगे और आत्मनिर्भरता से सफलता, इसके बारे में भी बातें होंगी। और सौंदर्य साधना में हम बात करेंगे चॉकलेट से निखारे त्वचा। चॉकलेट खाने की बात होती है लेकिन त्वचा भी निखरती है। बिल्कुल, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन आज हम बताएंगे क्योंकि आज चॉकलेट डे भी है। और जो हमने जिक्र किया कि दिवाली की सफाई और सुनहरी स्मृतियां, तो हो सकता है कि सखियां कहें कि ये क्या भाई, दिवाली की सफाई के साथ सुनहरी स्मृतियां कैसे? वो ऐसे कि जब आप साफ सफाई कर रही होती हैं, स्वच्छता अभियान चला रही होती हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है, ऐसा खजाना हाथ लग जाता है जब आप यादों के गलियारों में पहुंच जाती हैं। तो हमारी सखियां भी बताएंगी, सखा भी बताएंगी कि वो कैसे गलियारों में पहुंचे, अपने किस्से लिख सकते हैं, है ना? और आपको हम बचपन वाले गलियारे से बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि एनिमेशन डे है आज, विश्व एनिमेशन डे। और जब भी इसकी बात आती है तो सबसे पहले कार्टून याद आते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। एनिमेशन फिल्में, वृत्तचित्र, विज्ञापन और बहुत सारे सीरियल्स, वेब सीरीज बनते हैं और 3D फिल्में भी बनती हैं। बहुत सारे गेम्स भी होते हैं जो बड़े ही मनमोहक होते हैं। बिल्कुल, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत ASIFA ने साल 2002 में की थी और इस दिन को एनिमेशन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। एनिमेशन के जन्मदिन के तौर पर 28 अक्टूबर 1892 को पेरिस के थिएटर ऑप्टिक्स में चलती छवियों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था। दरअसल ये एक ऐसा क्षेत्र है कि बच्चे युवा इसको करियर के रूप में भी ले सकते हैं। नई नई तकनीक को अपनाकर बहुत अच्छा काम इस विषय में कर रहे हैं, जिसमें रचनात्मक शक्ति भी होती है। इसे खूब पसंद भी किया जाता है, रोजगार भी मुहैया हो जाता है। और इसमें स्थिर चित्रों को जीवंत कर दिया जाता है, उनमें गति प्रदान कर दी जाती है। कई पारंपरिक एनिमेशन में हाथ से पेंट चित्रों को भी गतिशीलता उसमें कर दी जाती है। ऐसा ये तकनीक ऐसी तेज है। मंजरी जी, कई बार हम जब एनिमेशन फिल्में देखते हैं कि पहले क्या होता था, छोटे पर्दे पर ही ज्यादातर दिखाई जाती थी एनिमेशन फिल्में या एनिमेशन सीरीज, लेकिन अभी तो बाकायदा बड़े पर्दे पर भी बहुत सारी फिल्में आई और बच्चे बड़े सब एक साथ एकजुट होकर फिल्में देखने गए। एनिमेशन के पात्रों को बाकायदा अलग अलग आवाजों में डब किया जाता है और वो आवाजें निकालना मुश्किल भी होता है। जब चिड़िया, बंदर और तरह तरह की आवाजें निकाली जाती हैं तो वो कोई चिड़िया की आवाज नहीं होती है, वो व्यक्ति ही होते हैं, वो जो अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करते हैं और उन आवाजों को निकालते हैं। इसके लिए डबिंग आर्टिस्ट अपनी आवाज देते हैं और अच्छी खासी कमाई भी उनकी होती है और साथ में शोहरत भी मिलती है। बच्चे भी इस ओर अपनी आवाज देने के लिए अग्रसर होते हैं। करियर के तौर पर 10वीं और 12वीं के बाद इसका कोर्स भी होता है। बिल्कुल, और ममता जी, किसी भी कहानी को एनिमेशन की तकनीकी से बनाते हैं और कई घंटों की मेहनत के बाद छोटा सा सीन बन पाता है। कंप्यूटर में इतने आधुनिक टूल्स हैं जो एनिमेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन सबको बारीकी से सीखा जाता है। एनिमेशन की दुनिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। आज गेम डेवलपर, स्टोरी टेलर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की मांग भी बहुत बढ़ी है और युवा वर्ग भी अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे रहे हैं इस फील्ड में। बिल्कुल, और बच्चे तो क्या, बड़े बुजुर्ग सभी को एनिमेशन फिल्में, कार्टून पसंद आते हैं और इतने सुंदर बने होते हैं कि कई सीरीज तक लगातार देखते चले जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता है। और जब बच्चे देख रहे होते हैं तो उनके साथ देखने लग जाओ तो फिर हटने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जब कई बार हम चिड़ियों की अलग अलग आवाजें देखते हैं, जैसे तोते की आवाज, तो वो जो आवाज होती है, मिट्टू पिट्टू पिट्टू बड़ा प्रवट्टे टीटा राम, ऐसी जो आवाजें होती है, तो वो हम बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं अपने श्रोताओं को कि हम जब उस दुनिया में पहुंचते हैं
तो सचमुच मतलब उस किरदार को जीने लगते हैं, और उस किरदार को जब जीते हैं तो हूबहू वैसी ही आवाज निकलती है। बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि सबके वश का होता भी नहीं है और इसके लिए ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों में ये हुनर जन्मजात होती है। वो बहुत बखूबी निकाल लेते हैं, वो अपने आप से ही ऐसी आवाजें निकालते हैं। तो मुश्किल जरूर है, लेकिन बहुत ही रोचक है और बहुत मजा भी आता है जी, चुनौतीपूर्ण भी बिल्कुल है। और एनिमेशन में शिक्षाप्रद बातें, क्लास के कोर्स को भी पढ़ाया जाता है। कविता, कहानी सभी एनिमेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। बच्चे देखकर बहुत सी बातें इनसे सीख जाते हैं। और ममता जी, पेरेंट्स जो होते हैं उनको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे अच्छे एनिमेशन की फिल्में, ज्ञानवर्धक जानकारी वाली चीजें ही दिखाएं उन्हें। और बहुत कुछ सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। और कई लोग अपना करियर भी इसमें शुरू से ही सोच लेते हैं कि हमें एनिमेशन फिल्मों की दुनिया में जाना है। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए देते हैं शुभकामनाएं और सुनते हैं ये गाना। कहीं इसमें एनिमेशन में जाने का सपना तो नहीं छिपा है इस गाने में? जरा देखिए, खोजिए। ये फिल्म है शादी के साइड इफेक्ट्स। आओ जी आओ, सुनो तुमको सुनाऊं एक सपने की स्टोरी कि मेरी पलकों की टपरी के नीचे वो रहता था सपना टपोरी। अंबर में उड़ने का शौक उसे था, अकल थी थोड़ी। अरे चुपके से डुबके से करना वो चाहता था मून की चोरी। ये बावला सा सपना, बड़ा बावला सा सपना, मेरी मानता नहीं है, मेरा ही है वो सपना। ये बावला सा सपना, बड़ा बावला सा सपना, रुकना कहाँ है आखिर, नहीं जानता था सपना। सपने का था बेटा सपनू प्यारा प्यारा, बड़ा दुलारा, बोला पापा अन्ना जल्दी जल्दी तुम चंदा लाना। हड़बड़ी में सपना निकला, संभला फिसला उड़ा, पहुंचा चांद के घर गया। वो रात थी अमासी, छुट्टी पे था जी चंदा, दबे पाँव जो गया था, खाली हाथ लौटा बंदा। ये बावला सा सपना, बड़ा बावला सा सपना, रुकना कहाँ है आखिर, नहीं जानता था सपना। बादल घूमे पागल, सपनों को अब कैसे दिखाए चेहरा चेहरा चेहरा। ये अपना चेहरा, तभी सड़क पे खड़ा दिखा एक उजला उजला प्यारा प्यारा शीशा शीशा। शीशे में उसको जाने क्या दिखा, सपनों को जा दिखाया। शीशे में उसका चेहरा, बोला मेरे प्यारे सपनों, तू ही है चांद अपना। मेरा बावला सा सपना, बड़ा बावला सा सपना, रुकना कहाँ है आखिर, नहीं जानता था सपना। ये बावला सा सपना, बड़ा बावला सा सपना।
अब ये जो एनिमेशन की दुनिया है, हमें लगता है हमारे श्रोताओं के लिए भी बड़ी लुभावनी है। देखिए ना, तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं इस संदर्भ में, और एक से बढ़कर एक बातें लिखी हैं। किसी ने अपने बचपन की यादें साझा की हैं, किसी ने कुछ। तो जरा हम पढ़ के सुनाए देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों के साथ टीवी पर तो देखी थी मोगली, एलिस इन वंडरलैंड, टॉम एंड जेरी। आज भी दिन भर के बीच में जरूर एक बार अपने मोबाइल पर देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में कुछ बच्चे जो नोबिता, शिजुका को भी देखते हैं। क्यूट से बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। सही बात है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे इसके दीवाने हो जाएं कि बाद में बड़े होने के बाद फिर ये एनिमेशन देखना बंद ही ना करें। बच्चे तो देखिए ममता जी दीवाने हो ही चुके हैं, अब कोई कमी रह नहीं गई है। तो अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको समझाना चाहिए, बस खाली इतना कर सकते हैं। और संदेश में लिखते हैं कि एनिमेशन के जन्म से पहले भी छाया कठपुतली परंपराओं में कहानी को बताने के लिए छवियों का उपयोग किया जाता था। और इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण इन्होंने दिया है कि आंध्र प्रदेश राज्य से थोलू बोमलता यानी चमड़े की कठपुतलियों का नृत्य है। इस्तेमाल की जाने वाली कठपुतलियां बड़ी होती थी और उनमें कई जोड़े होते थे और दोनों तरफ रंगीन हुआ करती थी। इसका मतलब था कि रंगीन छायाएं स्क्रीन पर प्रेक्षित की जाती थी। प्रदर्शन संगीत के साथ होते थे और लोक कथा और महाभारत के, रामायण जैसे विभिन्न महाकाव्य के नाटक के रूप में मंचन किया जाता था। बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं कि स्लाइड शो के रूप में राजा हरिश्चंद्र की कहानी विपुल फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के पीछे एक प्रभाव थी, जिसका निर्माण 1913 में हुआ था। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली स्वदेशी मूक फीचर फिल्म होने के लिए उल्लेखनीय है। और भी बहुत बड़ी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है कि भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में संदर्भित फाल्के जी ने एनिमेशन में भी हाथ आजमाया था। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगला लिखते हैं संदेश कि 20वीं सदी की शुरुआत में धुंडी राज गोविंद दादा साहब फाल्के ने भारत में पहली एनिमेटेड फिल्म अगकारयाची मौज बनाई थी, लिखा है इन्होंने। और एनिमेशन इतनी सारी चीज़ों में है कि आजकल हर जगह प्रयोग हो रहा है और उससे बहुत अच्छा लगता है। कितने बड़े बड़े सीन होते हैं, उनको एकदम देखो तो लगता है कल्पना लोक में पहुंच गए हैं। इतना सुंदर उनको बनाया जाता है और बड़ी मेहनत भी होती है इसके पीछे, क्योंकि बारीक से बारीक चीज़ें भी उसमें बहुत उभारी जाती हैं। तो और बातें हम करेंगे, फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं। सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने
गम तेरा सबसे जुदा, क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सदा, है दीवानी गम तेरा सबसे जुदा। इस महफिल से उठा दिल ना बहलेगा ये मतवाला, कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल, कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवाने कहीं चल। दिवाली जब भी नज़दीक आती है तो हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि हम सजावट की, सफाई की शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले आज सफाई की शुरुआत करते हैं, और जब सफाई की शुरुआत करते हैं तो कौन कौन सी स्मृतियां दस्तक देती हैं? बस जब भी कर रहे होते हैं ना सफाई ममता जी, तो कई बार क्या होता है कि किताब कोई अलमारी में दिख जाती है ठीक करते हुए, तो जब हम उसको या पेपर सरियाते हुए, अखबार सरियाते हुए, ठीक करते हुए उसको पढ़ने लग जाते हैं, तो नजर जाती है रेसिपी पर, क्योंकि अपना इंटरेस्ट तो यही होता है कि भाई रेसिपी देखती, अरे दिवाली आ रही तो देख ही ले क्या है। और उसको पढ़ते पढ़ते क्या होता है, दादी नानी और माँ के हाथ की बनी बहुत स्वादिष्ट चीजें याद आ जाती हैं कि वो क्या क्या बनाया करती थी। जैसे दादी के हाथ का आटे का हलवा, बेसन का चीला याद आ जाता है, और नानी के हाथ का पराठा बुकनू अचार संग वाला याद आ जाता है, क्योंकि उनके हाथ का अचार भी वो बनाया करती थी। क्या बात है, क्या बात है मंजरी जी, आपने तो वो सारी बातें याद दिला दी। माँ के हाथ का निमोना और आलू की सब्जी, और वो जो मूंग की गोलियां बनाई जाती थी, उसको मूंग की गोली, हाँ, कुहड़ौरी भी कहा जाता है कुछ कुछ जगहों पर, और हम उन्हीं में खो जाते हैं। अच्छा, उन्हीं की यादों से याद आता है, क्यों ना इस दिवाली पर मूंग की गोली बना लें, मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे। सालों से तो मैं भी बनाना भूल गई थी, और इस तरह की बातें जहन में आती हैं, और न जाने क्या क्या बातें याद आ जाती हैं। वो अखबार की कतरने जब हम देखते हैं पलट पलट के, तो पीले पड़ गए होते हैं पन्ने। हाँ। लेकिन मुंह नहीं जाता है, जो उसमें लिखावट है वो बिल्कुल उजले उजले होते हैं। और कई बार लगेगा अच्छा इस दिवाली में इनको हटा देते हैं, इन रद्दी पेपरों को हटा देते हैं, लेकिन फिर भी वो चोरी से छुपा के रख लेंगे, नहीं अच्छा छोड़ो इसको, नहीं फिर देखेंगे, ऐसी हालत हो जाती है। और दिवाली की सफाई अपने संग यादों की बाकायदा बारात लिए चली आती है। कपड़ों की अलमारी ठीक करते समय ये याद आ जाता है कि कैसे हम लोग बचपन में कपड़े पहना करते थे। कई बार तो एक ही प्रिंट, एक ही कलर के बहनों के फ्रॉक, शलवार सूट बनवाए जाते थे, और खास तौर से दशहरे दिवाली के लिए स्पेशली बाकायदा सब मिलके पूरा परिवार दुकानों पर जाते थे, कपड़े पसंद करते थे। तब ऑनलाइन नहीं था ना, बिल्कुल, एक ऐप खोला और वहां पर पसंद कर लिया, क्लिक किया और घर पे आ गया। वो समय बहुत ही अच्छा था, और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो जाके पूरा एक ही थान ले आते थे प्रिंट का, तो छोटी लड़की के लिए फ्रॉक बन गई, बड़ी वाली के लिए सलवार कुर्ता बन गया। तो इस तरह के अनुभव हमने भी काफी बहने हैं देखे। फूल वाले प्रिंट, वो अलग ही मजा होता था पहनने का। और भाइयों की जो पैजामे कुर्ते बनते थे, या उनके लिए नेकर पैंट आ जाता था, और घर की महिलाओं की एक ही तरह की बॉर्डर वाली साड़ी मुझे याद है, और उनके बस रंग अलग अलग होते थे। तो कोई उसमें ब्लाउज जो था, कोई पफ वाली बाहों वाला सिलवा लेता था, और कोई लंबी बाहों वाली पसंद करती थी, तो अपनी तरह से वो लोग उसको चेंज करते थे कि भाई थोड़ा सा तो अलग दिखे। और आज की तरह नहीं कि जैसे आपने कहा है ना कि ब्रांडेड कपड़े गए ले आए जाकर, या ऑनलाइन मंगा लिया, वो नहीं था। बाकायदा दर्जी से सिलवाने के लिए जाया जाता था, या उन्हें बुला लिया जाता था घर पे कि सारे कपड़े एक साथ सिलवा लिए जाते थे। और इसी तरह कोई डायरी का पन्ना पलटते हुए कोई दुबका हुआ खत उसमें मिल जाता था। तो कितनी आत्मीयता भरे खत होते थे, जिन्हें हम पूरे के पूरे खत पढ़ते पढ़ते पता चला कि 1-2 घंटे बीत गए, और एक घड़ी की ओर देखा तो ये तो 3 बज गए, 3:30, 4, मतलब ये जो होता था दिन बीत जाता था, और पता चला हम अपनी यादों में ही खोए रह जाते थे। और कई बार उन खतों में पूरे मोहल्ले भर की हालचाल पूछते थे, मतलब अपनी तो नहीं पूछेंगे घर भर की, मोहल्ले की, वो फलानी काकी, फलाने मौसा कैसे। और कई बार किसी का प्रेम पत्र भी हाथ लग जाता था, घर के परिवार में भी पत्र लिखे जाते थे, तो वो प्रेम पत्र भी बहुत ही ठिकाने से ध्यान से पढ़ा जाता था। आधी बात तो समझ में आती थी, आधी बात समझ में ही नहीं आती थी। और कई बार उन पत्रों में हमने तो खासकर देखा ही है
है कि ऐसे ही दिवाली की सफाई में मिल गया, तो उस खत में नूतन की बड़ी वैक्स कलर से पेंट से पेंटिंग बनी हुई थी, तो बड़ा लगा कि भाई क्या अपना वाला प्रेम पत्र जो छुपा के लिखा था वो उसकी बात राज रहने दी। लेकिन ये तो हम भाई अभी अब उस दूसरे जमाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और वैसे भी अपना वाला प्रेम पत्र थोड़ी ना किसी को दिखाया जाता है, वो तो छुपा के रखा जाता है ना। जी जी। और कई बार बहुत सारे सामान, कपड़े, बर्तनों की जब छटाई करते थे तो उनकी यादों से भी जुड़ी हुई बहुत सारी बातें याद आती थी। बिल्कुल। और कई बार होता है कि जब उनको निकालने का मन करता है ना, तो बड़ा दुखता है मन कि नहीं, बहुत मन जो है बहुत कड़ा करके निकाल पाते हैं। और कई बार सफाई करते समय यादों में इतना खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और बच्चे भी सवाल करने लगते हैं कि माँ, ये तुम जो भगोना है ये कितना पुराना है, ये किसने दिया, या ये जो गिलसिया है ये कितनी पुरानी है। तो बस उन्हें बताना पड़ता है कि भाई ये तो मेरे बचपन में बाबा ने दी थी और इसमें मैं दूध पिया करती थी, और जब दूध खत्म हो जाता है तो खेल खेल में उसको ठोकते थे तो वो तल्ली एकदम टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। तो कई बार तो उसमें पानी या दूध पी रहे हैं तो वो लुढ़क भी जाती थी। तो ऐसी यादें होती उन बर्तनों से जुड़ी, तो आज भी उन बर्तन को निकालने का मन नहीं करता। वो जो छोटे छोटे बर्तन बच्चों के लिए आए, मतलब हम सब जब हमारा बचपन था तो वो जो छोटी सी थाली, छोटी सी कटोरी, छोटे से ग्लास जिसका आपने जिक्र किया, बड़े होने पर भी उससे एक अजीब सा प्यार था, मोहब्बत होती थी, और ढूंढकर उसी थाली में बड़े होने के बाद भी खाना खाते थे। तो ये जो छोटे छोटे सुख हैं वो इन स्मृतियों में अभी भी शेष हैं। तो जब दिवाली की सफाई करते हैं तो आज भी हम वो सब चीजें टटोलते हैं। हालांकि अब बहुत कुछ बदल गया है, ना तो उतने बड़े बड़े घर बचे हैं और ना ही उतनी सारी चीजें, ना ही उन चीजों से जुड़ी हुई वो आत्मीयता बची है, क्योंकि अब सब कुछ बहुत ही मैकेनिकल हो गया है, मशीनी हो गया है। अब मशीन द्वारा सफाई होती है, एक ऐप के जरिए लोगों को बुला लिया जाता है घर में और 4-5 घंटे में मशीन के जरिए पूरी झाड़ पोछ हो जाती है। लेकिन अभी भी जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पर ये सब कुछ बचा हुआ है। लोग अपने हाथ से झाड़ू लेकर बाकायदा डस्टिंग करते हैं और किताबें पलटकर करीने से लगाते हैं। हालांकि किताबों की साफ सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है, यानी कि आज भी। यानी कि ममता जी, दिवाली की सफाई पहले अगर हम करते हैं तो उसकी स्वच्छता पर भी हमें ध्यान रखना है, और जो बाद में हम करते हैं, दिवाली के बाद जो स्वच्छता हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो भी बहुत जरूरी होता है। और बहुत जरूरी होता है बातों के बीच में गाना सुनवाना। सुनवाते हैं गाना। कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है।
दिल का पर्दा खोल दो। देखिए, दिवाली की साफ सफाई के साथ साथ तैयारी भी की जाती है और तैयारी के लिए हमारे श्रोता बिल्कुल तैयार हैं और खूब सारी टिप्पणियां भेज रहे हैं लगातार। और सफाई से जुड़ी हुई भी कुछ बातें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी के अनुभव उम्र के साथ बदलते जाते हैं। बचपन में इन्हीं त्योहारों की उमंग एक अलग तरह की होती थी। किसी भी प्रकार की न चिंता न कोई जिम्मेदारी, सिर्फ और सिर्फ त्योहारों के अनुरूप माता पिता से अपनी जरूरतों की पूर्ति करवाकर उस त्योहार को एंजॉय करना होता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कुछ कार्य और जिम्मेदारियां बचपन वाली मस्ती को छीनते जाते हैं। बचपन में यही दिवाली हम सबको खुशियां लेकर आती थी और अब घर की पूरी सफाई, आर्थिक जरूरतों की जिम्मेदारियां लेकर आती हैं। क्या बात है। और अगले संदेश में है कि हमारे यहाँ पर दीपावली की सफाई अंतिम चरण पर है। कल से मिठाई और नमकीन बनने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, दीप पर्व के दौरान मुख्य द्वार पर तोरण, रंगोली, साज सज्जा के साथ ही दीपक जलाना शुभ ऊर्जाओं का आमंत्रण करना और स्वागत की तरह होता है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि मुख्य द्वार में कहीं छिद्र और दरार ना हो, उसे खोलने और बंद करने में आवाज ना आती हो। शुभ लक्षणों से युक्त द्वार लक्ष्मी को आमंत्रित करने में सहायक होता है, लिखते हैं संदेश में। और हमारे एक श्रोता बाकायदा कह रहे हैं कि लिस्ट तैयार कर लीजिए, दिवाली के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं और कैसे, इसकी सूची बना लें। इससे आपको रोज के लिए थोड़ा थोड़ा काम बांटने में आसानी होगी। और सफाई, मिठाई बनाना वगैरह तो जैसे कामों को समय से पूरा करने में इसे आसानी ही मिलती है। और एक बात का ख्याल और रखें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग दिवाली को इतने बड़े पैमाने पर नहीं मना पा रहे, उनकी मदद भी करें। उनके लिए भी मिठाइयाँ खरीदें, उनके लिए भी नए कपड़े खरीदें और उन्हें घर के सदस्य की तरह खुशी बांटें। बिल्कुल। और अब हम क्या करें, एक ब्रेक लेते हैं इस समय। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, सफलता पाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे नुस्खे होते हैं जिसके जरिए सफलता पाई जा सकती है। उसमें एक अहम मुद्दा है आत्मनिर्भरता। कई बार अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के चलते सफलता जल्दी मिल जाती है और कई बार हम चूक जाते हैं। तो इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले क्या किया जाए? पहले गीत सुन लेते हैं। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ। तेरा मेरा मेरा तेरा
कहते हैं मिलके सारे आजा प्यार करें। ये चंदा बेरी देखे कैसे मैं बोलो कैसे करार करे। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समान, ठहर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये प्यार की लंबी राहें, बाहों में डाले बाहें, कहीं दूर चले। बैठे हैं घेरा डाले ये जालिम दुनिया वाले, हमें देख जले। जलता है तो जले जहां, ठहर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। देखिए आपने बात करी थी ना सफलता और आत्मनिर्भरता के बारे में गाने से पहले जी। तो देखिए जो सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो है आत्मनिर्भरता। जैसे कि जब हम छात्र जीवन में होते हैं ना ममता जी, तो खुद से ही परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है और प्रश्नों को तो खुद ही याद करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा देने हमें ही जाना होता है, कोई दूसरा तो नहीं जाएगा। और उस वक्त आत्मनिर्भरता ही हमारे बहुत काम आती है। और आत्मनिर्भर हम कैसे होते हैं, जब हम क्लास में पढ़ाए गए सभी विषयों को समय पर अनुशासन में रहकर नियमित रूप से करते, याद करते हैं, लिख कर उन्हें देखते हैं, तो परीक्षा देते समय क्या होता है कि प्रश्नों को देखकर हमें डर नहीं लगता, बल्कि हम खुद से कहते हैं अरे ये प्रश्न तो हमें आता है, अरे दूसरा भी हमें आता है। यानी कि हम इतने आत्मनिर्भर हो जाते हैं क्योंकि इसके लिए हमने पहले से तैयारी कर रखी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि छात्र जीवन में आप अनुशासित होकर पढ़ेंगे और तभी आपके अंदर आत्मनिर्भरता आपने आएगी। ऐसा किया था? मैंने बिल्कुल ऐसा किया इसलिए पूछा कि जब हम ऐसा करते हैं और किसी को बताते हैं तो फिर अच्छा लगता है, और ये अपना अनुभव होता है। जब हम साझा करते हैं तो वो बात ज्यादा देर तक असर करती है, दूर तक असर करती है। और सचमुच आत्मनिर्भरता केवल छात्र जीवन तक ही नहीं होती है, बल्कि ये जीवन के हर लम्हों में हमें हौसला देती है। जैसे जैसे हम आगे के करियर की तरफ बढ़ते हैं, नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, उस वक्त भी हमारी आत्मनिर्भरता हमारे काम आती है, क्योंकि हमारे अंदर शुरू से ही अपना काम खुद करने की आदत होती है। आगे चलकर जीवन के कई कठिन रास्तों पर, कई मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के चेहरे में, उसके व्यक्तित्व में अलग ही आकर्षण होता है, तेज होता है। और ये कई बार माँ बाप इतना ज्यादा अपने मतलब अपने आश्रित बना लेते हैं बच्चों को कि बड़े होने के बाद कई बार हमने कई युवाओं को देखा है कि हर बात माँ पिता से पूछकर कदम बढ़ाना। ये ठीक है कि उनसे गाइड लेना, मतलब उनसे जानकारी लेना, मार्गदर्शन लेना, ये अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से माता पिता पर आश्रित रहना हर बात के लिए, हर निर्णय के लिए, ये फिर उनको आत्मनिर्भर बनाने से दूर ले जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि माता पिता को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, खुद वो डिसीजन खुद ले सके। बिल्कुल। और ममता जी, आत्मनिर्भरता का जो आधार है वो आत्मविश्वास है। इसी से हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाते हैं। और आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी की राह नहीं देखता है, वो स्वयं पर भरोसा रखता है। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में लोगों के प्रति कोई बैर भाव भी नहीं होता है, क्योंकि वे लोगों के प्रति उदार होते हैं, दया का भाव रखते हैं, करुणा रखते हैं। और ऐसे लोगों में विनम्रता बहुत होती है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते हैं और धैर्य पूर्वक जो है वो समस्या का हल निकाल लेते हैं, खोज लेते हैं, क्योंकि वो आत्मनिर्भर होते हैं। और आत्मनिर्भरता जिसके अंदर होती है वो सफल होता है। विकास के रास्तों पर वो सुगमता
ममता से बढ़ जाता है और जिसमें कमी होती है, अभाव होता है, वो दूसरों के अधीन हो जाता है। और आत्मनिर्भरता जब होती है ना, तो बहुत कम उम्र से जिम्मेदारी भी आ जाती है और छोटे से छोटे काम को अपने तय वो कर लेता है, पूरा कर लेता है। और जब छोटे से छोटे काम को पूरा करता है तो निश्चित रूप से सफलता उसके हाथ लगेगी। कई युवाओं को हमने देखा है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही है करियर के क्षेत्र में या उनके कार्य के क्षेत्र में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे में उन्हें टटोलना चाहिए कि आखिर कमी क्या है, कहीं उनके भीतर आत्मनिर्भरता की कमी तो नहीं है। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो सफलता जल्दी मिलती है। ये सफलता की कुंजी है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके भीतर सफलता की कुंजी छिपी होती है। अगर आपके भीतर ये नहीं है, ये तत्व नहीं है, तो उसे खोजिए और पैदा करिए। आत्मनिर्भरता में व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार ही काम कर सकता है। जैसे किसी को खाना बनाने से आय का जरिया कमाना है, आय कमाना है, तो या अपने को खुद को तैयार करना है, जैसे खेती करना है, या फिर हस्त निर्मित वस्तुओं को बनाना है, बैग है, पंखा, झाड़ू, दिए, मिट्टी के बर्तन बनाना, ऐसी तमाम उपयोगी चीजें होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें काम आती हैं। उन्हें स्वयं तैयार कर लेने की आदत होती है, प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल, और यही आत्मनिर्भरता ही उसे सुख प्रदान करती है। वो सक्षम हो जाता है और सफलता मिलने लग जाती है। और आत्मनिर्भरता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। जैसे कभी हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं कि फला काम तुम कर लेना, ज्यादातर पारिवारिक या मांगलिक उस समय ऐसी बातें आती हैं, तो फिर सामने वाले को ये समझना चाहिए कि वो समय पर काम करे। लेकिन जो जिम्मेदार होता है ना, व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, वो अपना पैरेलल दिमाग चला के चलता है कि मुझे तो ये कर ही लूंगा। ये शुरुआत से ही बच्चों में ये टेंडेंसी शुरुआत से ही डाली जाती है। कई बार ये होता है कि माँ पिता दोनों घर से बाहर हैं जॉब पर, घर में बच्चा बाकायदा बड़ा हो चुका है कि वो खाना बना सकता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि मम्मी पापा आएंगे, वही खाना बनाएंगे तो ही खाना है। मतलब पूरी तरह से आश्रित रहना। या फिर घर में जब बहू होती है तो घर के सारे लोग बैठे रहते हैं कि बहू आएगी और फिर वो खाना बनाएगी तो खाएंगे। या और तमाम तरह के, जैसे बैंकिंग के काम है कि कोई घर में करता है तो उसी पर आश्रित बैठे रहते हैं कि वही भला व्यक्ति ही करेगा। सबको सब काम आना चाहिए, खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। क्या मिल गया है, क्या खो गया, मुझे मेरे बालम ये क्या हो गया। हम खो गए हाय तुम खो गए, मोहब्बत की राहों में दिल खो गया। क्या मिल गया है, क्या खो गया, मुझे मेरे बालम ये क्या हो गया। ओए होए हम खो गए अजी तुम खो गए, मोहब्बत की राहों में दिल खो गया। खुद ब खुद खुल चलेंगे, जिधर से भी हम तुम बहकते चलेंगे, हो बहकते चलेंगे। क्या मिल गया है, क्या खो गया, मुझे मेरे बालम ये क्या हो गया। हम खो गए अजी तुम खो गए, मोहब्बत की राहों में दिल खो गया। जहाँ से सफर ये शुरू हो रहा है, नए एक जमाने की वो इब्तिदा है। कहीं कभी तुम भुला तो न जाओगे, धड़कता हुआ दिल मेरा पूछता है, दिल मेरा पूछता है। हम खो गए हाय तुम खो गए, मोहब्बत की राहों में दिल खो गया। क्या मिल गया है, क्या खो गया, मुझे मेरे बालम ये क्या हो गया।
अपनी इन आँखों का जादू तो देखो कि दुनिया ही मेरी बदलने लगी है, ओ बदलने लगी है। हाय 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 हाय। क्या मिल गया है, क्या खो गया मुझे मेरे बालम, ये क्या हो गया। हम खो गए, हाय तुम खो गए मोहब्बत की राहों में। ममता जी, आत्मनिर्भरता पर एक संदेश है। लिखते हैं कि आत्मनिर्भरता के विषय में हमने देखा है कि आत्मनिर्भर यानी सिर्फ अधिक आर्थिक पक्ष को लेकर स्वयं निर्भर होना, लेकिन आत्मनिर्भरता का आशय सिर्फ आय को लेकर होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आज के समय को देखते हुए बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या कभी गौर किया कि हम सभी अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे दैनिक कार्यों को लेकर हम स्वयं पर कितने आत्मनिर्भर होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि परिवार के सदस्य, खासकर पुरुष वर्ग, चाहे पति हो या भाई हो या अन्य कोई भी, अपनी छोटी छोटी दैनिक जरूरतों के प्रति भी आत्मनिर्भर नहीं होते। नहाने जाएंगे तो पत्नी को आवाज लगाएंगे, कपड़े दे दो, घर से ऑफिस जाएंगे तो चश्मा दे दो, मोबाइल दे दो। ये सभी कार्य भी आत्मनिर्भरता की श्रेणी में आते हैं और इन सभी कार्यों के प्रति भी परिवार के सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर रहने की आवश्यकता है। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है, सही फरमाया इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफलता पाने के लिए आत्मबल भी जरूरी है, इसके लिए तन मन से लगे रहना आवश्यक है। एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन यानी इच्छा हो तब हम कहीं भी जा सकते हैं। दिल से मन से हम आशावादी हो तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये सही पते की बात इन्होंने कही है। और अब जो दिवाली की साफ सफाई की बातें हमने कर ली और स्मृतियों की भी सैर कर ली, लेकिन दिवाली अब चूंकि करीब है, करीब क्या, अब कल तो पहली दिवाली मानी जाएगी, धनतेरस, और तैयारी बहुत सारी होती है। और दिवाली जब आती है तो लोगों के खर्च भी बढ़ जाते हैं, लोग बचत पर भी ध्यान देते हैं। तो उसके लिए तैयारी क्या क्या करें, मंजरी जी बताइए। बस जैसे कि अब सोचते हैं ना कि खर्चा हम कम करेंगे, तो जैसे दीपावली रंगोली बना ली, हाँ रंगोली बना ली, और दीपक जो है वो सादे मिट्टी के लाकर आप खुद भी उसे पेंट कर सकते हैं, बच्चों से करवा सकते हैं, जिससे बच्चों के अंदर की जो रचनात्मक शक्ति होती है वो उभर कर सामने आती है। और जब रंगोली की तैयारी होती है तो बड़ी भारी प्रतियोगिता हो जाती है आसपास में कि भाई मेरी इससे अच्छी बननी चाहिए या और आगे के घर वालों से अच्छी बननी चाहिए। इस तरह की प्रतियोगिता में बहुत हो जाती है। तो आप उसके भी तरीके अपना सकते हैं कि फूलों वाली बना लीजिए या पत्तों की कतरन से भी आप रंगोली बना सकते हैं। और तोरण, कंदील, झालरें सब अलग से लोग लेके आते हैं, बाजार से लेके आते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें आम के पत्तों से बनाएंगे, थोड़ा सा फूल लगा देंगे तो उसकी अलग शोभा होगी। क्योंकि इस तरह से आप थोड़ी छोटे छोटा सोच के बचत कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। जब पटाखे छुड़ाने की बात आती है तब फिर क्या करना चाहिए? पटाखे छुड़ाने की जब बात आती है तब आप बच्चों को यही समझाइए कि पटाखे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और आप लाएंगे नहीं तो वो छुड़ाएंगे कैसे। और उसमें आजकल तो पटाखों की लड़ी लगा दी जाती है और इतने ज्यादा शोर वाले पटाखे आते हैं कि आप एक आम इंसान तो खड़ा नहीं हो सकता खुली जगह पर, सड़कों पर। और उसके लिए गाड़ियों के आने जाने के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है कि खतरा कहीं भी पैदा हो सकता है। दूसरा, कई लोग दमा और अस्थमा के जो मरीज होते हैं, जिनको सांस की तकलीफ होती है, पटाखों के शोर से उनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ज्यादा शोर वाले पटाखे आप ले आते हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। बिल्कुल, इसका बहुत जरूरी होता है ध्यान रखना। और जब समय से पूर्व जो है इस दीपावली त्योहार की खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट समय में दौड़ भाग करने से बचना चाहिए, क्योंकि दीपावली की तैयारी में थकान बहुत हो जाती है। फिर खुद को भी अच्छा दिखना होता है तो पार्लर जाने का भी काम एक बढ़ जाता है कि लगता है भाई हम सखियों को लगता है कि एक बार पार्लर हुआ है, सफाई कर ली, बहुत चेहरा बिगड़ गया, तो त्योहार में कम से कम अच्छे से सजे धजे, तो ये बात अच्छी है। लेकिन मतलब यहाँ भी पार्लर जाने की बजाय चॉकलेट के जरिए जो वो तो हम लोग निखार होता है उसके बारे में आप बताने वाली है। ये आप पहले से आगाह कर रहे हैं हमारे श्रोताओं को। तो ठीक है, हमारे श्रोता इंतजार करेंगे। वो जो लाइट लगाना, दीपक बाती तैयार करना, ये तो है ही,
और जो ख़ास बात है उसमें, मतलब ये सब जब सजावट कर लेते हैं तो घर चमक उठता है, तो मन भी हमारा चमक जाता है, मन भी खुश हो जाता है। बिल्कुल खुश हो जाता है। और आज कल तो बाजार में बहुत दिवाली के सजावटी सामान तरह तरह के आ गए हैं। पहले मिट्टी के दिए लगाए जाते थे, बाद में मोमबत्तियां आ गई, अब झालरों से सजाने लग गए हैं। मंजरी जी, एक बात बताइए कि आपको असल में अच्छा क्या लगता है? वो जो मिट्टी के दिए या जो लाइटें लगती हैं खूब सारी, उसकी बजाय मिट्टी के दिए जलाना ज्यादा अच्छा लगता है या मोमबत्ती या और तरह तरह के जो सजावटी आए हैं कंदील? वो ममता जी, मुझे तो पहले तो मिट्टी का ही दिया मुझे अच्छा लगता है, जलाना सबसे अच्छा वो लगता है। उसके बाद मोमबत्ती की बात आती है, लेकिन दीपक जो होता है वो तेल के साथ जो जलाते हैं उसका अलग एक रौनक लगती है। वो लगता है सच में ये दिवाली पारंपरिक। और एक चीज और है, मिट्टी के दिए जब आप खरीद कर ले आते हैं और जलाते हैं, उसमें एक खुशी और निहित है। वो ये कि जो मिट्टी के दिए बनाकर जो बेचते हैं सड़कों के किनारे किनारे, किसी ब्रांडेड दुकान पर नहीं बैठते हैं, ये उनकी बाकायदा आजीविका होती है। वो साल भर इंतजार करते हैं, साल भर वो दिए तैयार करते हैं और फिर वो सड़क के किनारे बैठ के बेचते हैं और दिवाली तक बिक जाए, उनका यही उनकी मंशा होती है कि किसी तरह से बिक जाए और उनको उतने पैसे मिल जाए जितनी लागत लगी है। तो जब आप शॉपिंग करने जाते हैं और जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो उस समय इसका ख्याल रखें कि जो सड़क के किनारे लोग बैठे हैं और उनसे बार्गेनिंग ना करें बिल्कुल भी। कि हमने कई लोगों को देखा है कि बताया कि ये दिया इतने रुपए का, 50 रुपए का है, 70 रुपए का है, तो लोग कहते हैं कि नहीं 70 नहीं, हमें 40 में ही दे दो। ये उनका नुकसान करते हैं आप। बिल्कुल, और उनका मनोबल कितना टूटता होगा जब दिए नहीं बिकते होंगे और वो वापस लेके आते होंगे। तो इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, इस दिवाली पे ये चीज प्रण लें कि हम इन सब से भी ये सारे सामान खरीदेंगे, चाहे वो सजावटी हो, चाहे रंगोली हो, चाहे फूल माला की बात हो, है ना। और अब क्या करेंगे? अब गीत सुन लेते हैं। जब दिल को फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। हम भी वही है, दिल भी वही है, धड़कन मगर नहीं है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। ठंडी हवा भी अब तो मिलन के नगमे सुना रही है, ओ नगमे सुना रही है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। खिला है मेरी थनाई खुश है जरूर, इसको भी कुछ मिला है, हाँ इसको भी कुछ मिला है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर
दिवाली की साफ सफाई की बातें जब हम कर रहे थे तो हम बातें कर रहे थे अखबारों की, कतरनों की, किताबों की, स्मृतियों की। कौन कौन सी स्मृतियों के गलियारों तक हम पहुंच गए थे, और साथ में हमारे श्रोता भी, उनकी टिप्पणियों से पता चल रहा था कि वो भी पहुंच गए। एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब हम दिवाली की सफाई करते थे तो मम्मी के साथ बैठते थे हम तीनों भाई बहन, और डब्बे पोंछ के, गीले कपड़े से हम पोंछ के देते थे, और बाद में पता चला कि एक डब्बे में पिछले साल का पटाखा रखा हुआ है। हाँ। तो वो हमने चुरा कर ले लिया। तो यहाँ पर आपको हम पहले ही कह चुके हैं कि पटाखे सेम यादें मेरी बिल्कुल ना छुड़ाएं तो अच्छा है, बल्कि सिर्फ फुलझड़ी छुड़ा के ही अपना दिवाली अपनी मना ले। ऐसी ही तमाम बातें होती हैं। हम कविता और कहानियों की सैर कर लेते हैं। एक कविता हमें याद आई, वो है केदारनाथ सिंह की कविता। दिवाली पर अक्सर ये सोशल मीडिया पर भी आजकल वायरल होती है। वो उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं पढ़कर सुना रही हूँ। केदारनाथ सिंह की कविता है। जाना फिर जाना उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, जाना फिर जाना उस तट पर भी जाकर दिया जला आना, पर पहले अपना ये आंगन कुछ कहता है। उस उड़ते आंचल से गुड़हल की डाल पर बार बार उलझ जाती है, एक दिया वहां भी जलाना। जाना फिर जाना एक दिया वहां जहां नई नई दूबों ने कल्ले फोड़े हैं, एक दिया वहां जहां उस नन्हे गेंदे ने अभी अभी पहली ही पंखड़ी बस खोली है, एक दिया उस लौकी के नीचे जिसकी हर लतर तुम्हें छूने को आकुल है, एक दिया वहां जहां गगरी रखी है, एक दिया वहां जहां बर्तन मांजने से गड्ढा सा दिखता है, एक दिया वहां जहां अभी अभी धुले नए चावल का गंध भरा पानी फैला है, एक दिया उस घर में जहां नई फसलों की गंध छटपटाती है, एक दिया उस जंगले पर जिससे दूर नदी की नाव अक्सर दिख जाती है, एक दिया वहां जहां झबरा बनता है, एक दिया वहां जहां पियरी धोती है, एक दिया वहां जहां अपना प्यारा झबरा दिन भर सोता है, एक दिया उस पगडंडी पर जो अनजाने कोहरों के पार डूब जाती है, एक दिया उस चौराहे पर जो मन की सारी राहें विवश छीन लेता है, एक दिया इस चौखट, एक दिया उस ताखे, एक दिया उस बरगद के तले जलाना, जाना फिर जाना। क्या बात है, बहुत सुंदर सी कविता है। और इसी के साथ एक संदेश हम देख लेते हैं ममता जी। दीपावली की सफाई के दौरान अलमारी साफ करते वक्त एक पुराना पैकेट मिल गया था जिसमें मेरी पुरानी सखियों के खत और साथ में भाई के द्वारा लिखे हुए खत भी थे, जिसे पढ़कर आंखों में आंसू और पुराने दिन याद आ गए। भाई ने मेरे लिए कुछ प्रयोग किए थे फोटोग्राफी के द्वारा, जो मेरे पास आज भी रखे हैं। उसकी याद के तौर पर सारी बातें याद आ गई। क्या बात है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। देखिए मंजरी जी, एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब दिवाली पर घर की सफाई की जाती थी तो घर के सारे रजाई या गुदड़े बाहर पलंग पर रखे जाते थे। उस समय उस कपड़े के ढेर पर बैठकर दिवाली की छुट्टियों का होमवर्क किया जाता था। उस ऊंचाई पर बैठकर अपने आप को राजा समझते थे, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टियां शुरू हो जाती थी। बहुत ही खूबसूरत दिन थे। अब उन दिनों की सुनहरी यादें हैं जिनको हमारे विविध भारती हमारी समय समय पर याद दिलाती रहती है। बचपन के दौर में चले गए, जब गद्दे निकले रखे जाते थे ढेरी, तो हम लोग भी छोटे छोटे उस पर कूद कर लुढ़का करते थे, तो बड़ा मजा आता था। और दिवाली की साफ सफाई में ये भी होता था कि तब सिर्फ पेंटिंग वाला जमाना नहीं था, तब व्हाइट वॉश किया जाता था, चूने से पुताई की जाती थी घरों में। तो कई परिवार के सभी सदस्य बांट लेते थे, ये हिस्सा मेरा है, इसकी पुताई हम करेंगे और वो हिस्सा तुम्हारा, वो तुम करो। हाँ। तो वो पूरे घर की चूने से पुताई हो जाती थी। बिल्कुल सही बात है। और अब हम लोग अपने चेहरे पर कुछ लगा लेते हैं, चॉकलेट से त्वचा निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या है कि चमकदार त्वचा के लिए, यानी ग्लोइंग स्किन के लिए हम एक बताते हैं तरीका कि आधा कप पिघली हुई डार्क चॉकलेट लेना है, उसमें 4 चम्मच दूध मिलाइए और इसमें 1 चम्मच चाय का लेंगे, सी सॉल्ट और ब्राउन शुगर मिक्स करेंगे और इसे चेहरे के ऊपर से नीचे की ओर लगाएं और अच्छे से फैला दें। 15 मिनट के बाद निकाल कर धो लें। ये पैक डेड स्किन यानी जो मृत त्वचा होती है उसको हटाती है और सेल्स को मजबूत करती है, जिससे चेहरे पर चमक आ जाती है। और जब भी पैक बनाएं तो कांच के बाउल में ही बनाया करें। बिल्कुल। 2 बड़े चम्मच पिघली डार्क चॉकलेट के साथ आधा केला मैश कर लें और इसे मिलाकर चेहरे पर लगाएं तो चेहरे में निखार आ जाता है। और अब गाना सुन लें चलते चलते। चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ
आज कहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार की राही तू ही बता, खत्म कहाँ होगा ये सफर। कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार की राही तू ही बता, खत्म कहाँ होगा ये सफर। जहाँ पे गाए दिल की सरगम, झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले आज वहाँ, आज वहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। ममता जी, बहुत सारे संदेशों में ये आया है कि हमारे सभी श्रोताओं को जो आपने कविता पढ़ी ना, वो सबको बहुत पसंद आई। केदारनाथ सिंह की कविता थी। जी जी। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं इस संदर्भ में, हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और कभी आपके जहन में भी कोई कविता है तो साझा कीजिएगा। बिल्कुल, और सभी को त्योहार, आने वाले त्योहार के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियां या कुछ कोई गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सेहतनामा